राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी। आज जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आज हम देखेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में बहुत संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। उन सबों से हम कलेक्ट कर बेहतरीन प्रश्नों का आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कैसे हुई। तो दो डेट हम लोग याद रखेंगे, 1938 और 1939। 1938 और 1939। 1938 और 1939 ये 2 साल था जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? एक हरिपुरी अधिवेशन और दूसरा त्रिपुरी। हरिपुरी अधिवेशन और त्रिपुरी, ये दोनों 2 बार अध्यक्ष पद के रूप में सुभाष चंद्र बोस का चुनाव। लेकिन जब 1939 में सेकेंड बार अध्यक्ष पद का कांग्रेस के चुनाव होने लगा तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसीलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए। किसको? सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारमैया को। और गांधी जी का वक्तव्य था कि पट्टाभी सीतारमैया का हार यानी गांधी की हार है। फिर भी इसके बावजूद गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। लेकिन गांधी जी के दबाव में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को 1939 में ही यह पद छोड़ना पड़ा। और उसके बाद वहां से निकलकर गांधी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़े तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किसकी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अपने साथियों के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1 मई यदि आप जीके के थोड़े से भी ध्यान से पढ़ते हो तो 1 मई एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। क्या डे? 1 मई को हम लोग मनाते हैं क्या? वर्ल्ड लेबर डे। वर्ल्ड लेबर डे। इस प्रकार जोड़कर इकट्ठे से प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो वर्ल्ड लेबर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 2 नारा दिया। पहला नारा था तुम मुझे खून दो। क्या था? तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आजादी देंगे। और दूसरा था दिल्ली चलो। दूसरा था क्या? दिल्ली चलो। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस की डेट ऑफ बर्थ की बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस का देखिए डेट ऑफ बर्थ, जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का क्या? तारीख देखिए एकदम, इसको विथ डेट याद रखना है। कब? 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को। अब आपको लगे सर याद कैसे रखे? देखिए, याद एकदम करना आसान आपके लिए हम बना देते हैं। 23 जनवरी यदि आपको याद होगा तो हाल ही में 2021 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की कि 23 जनवरी 2021 में सुभाष चंद्र बोस की क्या 125वीं जयंती मनाई गई। किसना? 125वीं जयंती। एकदम ये VVI प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, जरूर आपको यदि 50 सेट 100 सेट का एग्जाम है तो 10 से 12 सेट में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 125वीं जयंती मनाएगी। और इसी साल से इस बात का ऐलान किया गया कि 23 जनवरी को हर साल भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के जो आजादी में योगदान था, निष्ठावान योगदान था, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका ऐलान किया गया कि 2021 से जो अब 23 जनवरी होगा उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ये प्रश्न देखिए, इकट्ठे ऐसे प्रश्न यदि आप ये जोड़कर करंट अफेयर्स स्टैटिक प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। इसीलिए हम स्टैटिक प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स को जोड़कर बता रहे हैं ताकि आपको ऐसे प्रश्न ज्यादा देर तक याद रहे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। ऐसे प्रश्न देखने के लिए आप ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए कह रहा है भारतीय सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1934 में, और एक देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों को देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है वर्ष 1931 में भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? उद्घाटन करने वाला वायसराय, तो इस वायसराय थे इरविन। ठीक ना, इरविन का शासनकाल था 1926 से 1931। 1926 से 1931। ठीक है, इरविन का शासनकाल था 1926 से 1931 के बीच। अब देखिए इरविन के शासनकाल में कुछ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। इरविन के शासनकाल में देखिए, इरविन जो के शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे देखिए साइमन कमीशन भारत आया इसी के शासनकाल में। साइमन कमीशन भारत आया। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में इसी के शासनकाल में हुआ। और एक बात और इसके शासनकाल में हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट भी इसी के शासनकाल में हुआ। तो ये तीन बातें हमको याद रखना है। इरविन के शासनकाल में क्या, साइमन कमीशन भारत आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ, और गांधी इरविन पैक्ट किसके शासनकाल में हुआ? इरविन के शासनकाल में। चलिए एक प्रश्न इससे बनता है कि चलिए गांधी ये जो राजधानी का उद्घाटन किया इरविन ने, आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में शासन किए थे तो कलकत्ता को वह अपनी राजधानी बनाए थे। ठीक है, जब कलकत्ता को वो अपनी राजधानी बनाए थे तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में ट्रांसफर हुआ? कलकत्ता से दिल्ली। तो हार्डिंग द्वितीय है ना, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में भारत आया किसने? कौन? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ भारत आए। हार्डिंग के शासनकाल में जॉर्ज फिफ्थ क्या है? भारत आया। और जॉर्ज फिफ्थ ने ऐलान किया, जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा ऐलान किया गया कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, बंगाल विभाजन नहीं होगा। बंगाल विभाजन हुआ था क्या? 1905 में। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद यह ऐलान किया गया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं क्या होगा? दिल्ली होगा। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा भी ही लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इन सभी बातों को हम एक साथ याद रखेंगे। अब देखिए और जो है कर्जन, कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारतीय नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक। लॉर्ड कर्जन को हम लोग कहते हैं भारतीय नागरिक सेवा का जनक। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त में शर्करा, शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? यानी रक्त में शुगर बढ़ जाए कौन सी कोशिका बताएगा? तो कोशिका बताएगा अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा रक्त जो वृद्धि होगा उसका पता चल जाता है। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा हम लोग अग्नाशय। अब देखिए रक्त का शर्करा बढ़ता कैसे और घटता करता है, यह काम इंसुलिन का है। यदि इंसुलिन हमारे शरीर में, ठीक है, इंसुलिन हमारे शरीर में यदि कम स्त्राव होगा तो मधुमेह होगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। कम स्राव होगा तो मधुमेह होगा, लेकिन यदि ज्यादा स्राव हो जाए, इंसुलिन का स्रावन ज्यादा हो जाए तो हमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन का कम स्राव होगा शरीर में तो मधुमेह, ज्यादा स्राव होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया। अब देखिए यकृत, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। और पित्ताशय, पित्ताशय का आकार होता है क्या, नाशपाती के समान। ठीक है, पित्ताशय की आकृति नाशपाती के समान होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। महिला वकील, जिसको पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो पहली महिला वकील थी इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा पहली महिला वकील थे जिनको सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए हमारा अब देखिए जो ऑप्शन दे दे, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की। फिर देखिए है क्या, मीरा अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज पहली महिला थी जो सत्र न्यायालय का लय में नियुक्त किया गया था। और मीरा सेठ थी जो उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय की पहला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। इन सभी प्रश्नों, देखिए हम ऑप्शन के साथ सारे जो ऑप्शन होते हैं उसके भी हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं ताकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ ऐसा ना हो जो छूट जाए और आपको एग्जाम में मतलब आपको लगे कि अरे वहां तो ऑप्शन में हमसे छूट गया। तो सारे प्रश्नों, ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो और साथ में इसका बेहतरीन सॉल्यूशन जानने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका जो इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं वो आपको समझ में आए। यदि आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो इससे आपको पूरा इस बात समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।